नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी का सेट नंबर 11 जो सामान्य विज्ञान होगा, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, हम लोग करेंगे। और एक ख़ास बात है कि हम लोग जो है अब सामान्य विज्ञान का सेट जो है ना करीब पढ़ने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, जैसे अभी फिजिक्स चल रहा है, तो इस सेट में जो है टोटल 1 से लेके 50 तक की जो क्वेश्चन होगा टोटल फिजिक्स से रिलेटेड है। ये सभी ट्रेड के लिए अनिवार्य है और सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद भी करते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। ए 273 केल्विन, बी 100 केल्विन, सी 0 केल्विन, डी 373 केल्विन। तो केल्विन माप पे जो है ना पानी का गलनांक जो होता है वो होता है 273 केल्विन। यदि सेल्सियस में बोला जाए कि सेल्सियस में पानी कितने डिग्री पर जमता है, बर्फ़ कितने डिग्री पर पिघलता है, तो वो भी 0 डिग्री पर सेल्सियस पर पिघलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, गैस में, द्रव्य में, वाष्प में। तो इसका राइट आंसर होगा ठोस में। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है हवा में, और नहीं होता है निर्वात में। ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करता है। और ध्वनि कैसी तरंगे हैं, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आप लोग को ध्वनि कैसी तरंगे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं ध्वनि कैसी तरंगे हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। ए 1/5 सेकंड, बी 1/10 सेकंड, सी 1/15 सेकंड, डी 1/20 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 1/10 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि का जो प्रभाव होता है कान पे 1/10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है ब्रेन में, ब्रेन उसको रीडिंग कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण और ध्वनि का चाल। तो प्रतिध्वनि का मतलब हुआ कि ध्वनि जब टकरा के पुनः ठोस से टकरा के लौटता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के परावर्तन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है तो उसका एल क्या होता है, एल की वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। जब एल की वैल्यू कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि एल की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो बढ़ जाता है। तो आवर्तकाल वाला एक फॉर्मूला है जो कि बहुत बार पूछा है, T बराबर 2 पाई √L/G। यही L क्या है, वो जो है जिससे कोई डोरी से लटका हुआ जो गोलक है वो लंबाई है L, और G गुरुत्व त्वरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। अगला सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग कि यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि झूला पर जब झूल रहा है कोई व्यक्ति और वो आवर्तकाल कर रहा है तो उस पर यदि एक और व्यक्ति सेम वजन वाला, सेम द्रव्यमान वाला यदि उस पर बैठ जाता है तो उसके आवर्तकाल में भार में मतलब परिवर्तन नहीं होगा, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो एल का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना जी के मान में कोई परिवर्तन। तो इसलिए ये इसमें
कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये अपरिवर्तित ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवर्तकाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। अगला है कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। ये क्वेश्चन टेक्निकल को पूछ चुका था, ये ध्यान से देखें। अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल। कोशिका नली का मतलब मान लीजिए एक इस तरह से प्रकनली है, या इसमें यदि कोई भी द्रव्य देते हैं तो इसका जो ऊपरी भाग है इस तरह से रहता है, इस तरह से थोड़ा सा उत्तल करके रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह है कैसा रहता है, तो वो उत्तल रहता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, घट जाएगा और परिवर्तित रहेगा, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव के मान जो है घनत्व जब अधिक रहेगा तो वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स होता है, मतलब वो किस तरह से होता है, अवतल जैसा व्यवहार करता है, उत्तल जैसा करता है या समतल जैसा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल जैसा। आगे है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, स्थिर रहेगा, घटता है, बढ़ता है और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा घटेगा। वायुमंडल दाब ऊंचाई बढ़ने से घटेगा और ऊंचाई घटने से घटेगा, तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल, बी 10⁻7 पास्कल, सी 10⁻5 पास्कल, डी 10⁻4 पास्कल। तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻5 पास्कल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, ए जल में, बी वायु में, सी निर्वात में, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वायु में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। पृथ्वी की अपेक्षा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है, ए 1/5, बी 1/6, सी 1/100, डी 1/1000। तो इसका राइट आंसर होगा 1/6। यदि कोई व्यक्ति 60 न्यूटन का है पृथ्वी पर, तो वो चंद्रमा पर जाके कितने न्यूटन का हो जाएगा, तो इसको 1/6 से भाग दे दो तो 10 न्यूटन का। अच्छा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है, ये चीज़ को दिमाग में रखना है, भार बदलता है। अगला है भूस्थिर, ये जीडी को क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ए 12 घंटा, बी 24 घंटा, सी 36 घंटा, डी 48 घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटा। जो भूस्थिर उपग्रह है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटा चक्कर लगाता है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण, उसके बाद है पृथ्वी का घूर्णन, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। पृथ्वी का पलायन वेग है, ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 21 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 7.1 किलोमीटर सेकंड। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पृथ्वी का पलायन वेग। यदि चंद्रमा की पलायन वेग कहा जाए, ये क्वेश्चन जो 2016 में टेक्निकल को पूछा था कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सूर्य का होता है 42.1 किलोमीटर प्रति
सेकेंड। ये सूर्य का है और ये चंद्रमा का है। चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड और सूर्य का होता है 42.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड और पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन देखते जाएं, अपने से भी मारने का प्रयास करें और याद भी करते रहें, ठीक है। और जो क्वेश्चन सस्पिशन लगे उसको रोक के वीडियो को पॉज करके उसके बाद फिर पढ़ ले ध्यान से, फिर मारें, फिर आगे बढ़ें। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील और परिवर्तनशील शून्य डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराएंगे ना तो उसकी भार में परिवर्तन आते रहेगा। क्योंकि जी के मान में परिवर्तन आते रहेगा। जब जी का मान परिवर्तन आएगा तो भार बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है एम जी। डब्लू बराबर एम जी होता है। जब जी बदलेगा तो भार भी बदलेगा, परिवर्तनशील रहेगा भार, और जी कांस्टेंट रहेगा तो भार भी कांस्टेंट रहेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पर। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया है था? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए वस्तु का संरक्षण, बी शक्ति का संरक्षण, सी कोणीय आघूर्ण संरक्षण, डी रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टेबल शक्कर किसे कहा जाता है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, मतलब चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22 H22 और O क्या 11, ये चीनी का फार्मूला है। और फ्रुक्टोज का होता है मतलब ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6। इसको आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेने का प्रयास करेंगे, हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ए ताप, बी वेग, सी दाब, डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कराए थे और बहुत डिटेल से किए थे, इसलिए यहाँ डिटेल नहीं करेंगे हम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। गैसों के अणुओं की गति ऊर्जा किसके ताप पर न्यूनतम होती है? ए 0 डिग्री, बी -27 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री, डी 100 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 260, 100 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस और 500 सेल्सियस। तो पारा का जो तापमापी होता है, जैसे थर्मामीटर उसमें पारा रहता है, तो पारा जो है ना -39 डिग्री, एक मिनट, -39 डिग्री से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक की जो ताप होता है ना, वो पारा तापमापी से हम लोग माप सकते हैं। इसके एबव वाला अलग तापमापी होगा, इसके लो वाला भी अलग तापमापी होगा, लेकिन पारा तापमापी जो था जिसमें पारा रहता है -39 डिग्री से लेके 350 डिग्री तक की जो ताप होता है उसको हम लोग माप सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 25 कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी, लाल, नारंगी, हरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी।
बैंगनी का विचलन अधिकतम होता है और लाल का विचलन न्यूनतम होता है। लाल का न्यूनतम, बैंगनी का अधिकतम। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और प्राग्रामी विद्युत चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि तरंग जो है ना हमेशा कैसा तरंग होता है, पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे कि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर है, उस स्थान का नियत कोण कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3-4 क्वेश्चन जो अभी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बार बार क्वेश्चन फंसा लेता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। जो नियत कोण होता है वो होता है 45 डिग्री का। कितना का? 45 डिग्री का होता है। आगे चलते हैं कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर। तो इसका राइट आंसर होगा आवेश पर। क्या होगा? आवेश पर। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी कण। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ए द्रव्य की मात्रा, बी प्रकाश तरंगदैर्घ्य, सी केबल की लंबाई, सी जहाज की गति। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। अगला है, श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक है। ए पॉइज, बी पास्कल, डी वाट, सी वाट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते, एक फायदो बराबर है 6 मीटर, 6 फीट, 60 फीट, 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 6 फीट। एक फायदा में कितना होता है? 6 फीट। आगे चलते, टाइपराइटर के आविष्कारक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने किया है? ये स्काली, पास्कल, सोल्स, वाटरमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सोल्स। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए द्रव्यमान संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण, सी रेखीय संवेग संरक्षण, डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण। मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 70 मिलीमीटर, सी वायुमंडलीय दाब, डी 1.2 वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर होगा 70 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुमंडलीय दाब, गैसों का दाब, सी द्रवों का घनत्व, डी सतह पर तेल का दबाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शुष्क सेल है चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्राथमिक सेल। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात से गुजरने पर। तो इसका राइट आंसर होगा कांच से गुजरने पर। वायु की जो प्रकाश की जो गति होती है ना, सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे कम होता है ठोस में। तो इस वायु, जल, निर्वात ये सबसे ज़्यादा ठोस है कांच। तो इसका राइट आंसर होगा कांच से गुजरने पर। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता भी है ये क्वेश्चन, त्वरित चालक किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन है लोहे से, एल्युमिनियम से, तांबे से, इस्पात से। तो इसका राइट आंसर होगा तांबे से। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? देखो क्वेश्चन पलट दिया। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन पलट के पूछा है। तो डायनेमो का कार्य क्या हो? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में
कन्वर्ट करना। तो डायनेमो का विपरीत कार्य कौन करता है? मोटर, विद्युत मोटर। तो इसमें ऑप्शन दिया है ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा मोटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मोमीटर से, पास्कलोमीटर से। तो इसका राइट आंसर होगा पास्कलोमीटर से। पायरोमीटर से उच्च ताप, और ये हाइड्रोमीटर से द्रव्य का घनत्व, और थर्मोमीटर से तापमान। अगला क्वेश्चन है, नति कोण और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रांड शॉ, डेगलर, आइंस्टीन, फॉर्मिच। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रांड शॉ। कॉस्मिक किरण की खोज किसने की है? एडविन हेबल, विक्टर हेल्स ने, ब्रूनो रोसी ने, कोपरनिकस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्टर हेल्स ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। इसका नियंत्रण जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर होगा गामा किरण। गामा किरण से जो है ना कोबाल्ट 60 से निकलती है, जो कि ये कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसमें बताइए कि सबसे धन आवेशित कण कौन है? तो अल्फा कण है। कौन है? अल्फा कण। बीटा कण जो है ऋण आवेशित है, ये ऋण आवेशित कण है। और एक्स किरण की खोज किसने किया है? तो रॉन्टजन ने किया है। एक्स किरण की खोज किसने किया है? रॉन्टजन ने। और गामा किरण पे कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। सबसे भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? बहुत बार क्वेश्चन हम पढ़ाएं, जितने भी अभी तक साइंस का जो टॉपिक चल रहा है सेट, वो सभी सेट में जो है ना कम से कम 5 बार आया होगा ये क्वेश्चन कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडरसन, चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा एडरसन। चैडविक किसकी खोज किया है? कमेंट करके बताएं आप। आगे क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है? ए जिंक, बी गंधक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये जो है ना शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है, और इससे जो है ना कम ऊर्जा, कम जो है विद्युत की जो आवश्यकता होती है, जो भी डिवाइस होता है उसमें लगाया जाता है। और इसमें जो विद्युत अपघटन होता है ना वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो सी नंबर इज राइट आंसर। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अतिचालक का लक्षण है उच्च प्रागम्य, निम्न प्रागम्य, शून्य प्रागम्यता, और डी अनंत प्रागम्यता। तो अतिचालक जो होता है ना, जो अतिचालक होता है उसका जो होता है उच्च प्रागम्यता होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इस तरह से आज सेट नंबर 11 का जो है टोटल क्वेश्चन हम लोग देखें, और सारा क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड था। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा एक बार दो बार यदि वीडियो को आप देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप याद करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।